हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का 4th लेक्चर और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है ना, उसके अंदर से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी से क्या मोमेंटम क्रिएट होगा, ठीक है, क्या काइनेटिक एनर्जी आ रही है, कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये सब के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है। लेकिन जो लेक्चर नंबर 4 है ना, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो रिएक्शन होता है वो कितने टाइम में होता है, ठीक है, उसका रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितना कब डिके करेगा, कितना कब नहीं डिके करेगा, कौन से टाइम पे कितना डिके हुआ है, ये सब के बारे में जो स्टडी है ना, हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले, जो कि है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फ्रेंड्स, इसके बेस पे ना रेगुलर क्वेश्चंस आ रहा है जे मेंस और जे एडवांस पे। रेगुलर 2015 जे एडवांस, 2016 जे एडवांस, 17, 18, 19 हर बार एक नया क्वेश्चन तो आता ही है। मैंने आपको बताया था ना कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स ही है। ये लेक्चर एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करना है, ठीक है, बिकॉज इसका जो अगला लेक्चर होगा ना, जितना भी पॉइंट आज लिखाऊंगा उस सारे पॉइंट का एप्लीकेशन हमारा जो अगला लेक्चर रैपिड फायर राउंड होगा उसके अंदर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ध्यान से नोट करो, अगर क्वेश्चन आता है उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेक्चर नंबर 4 इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितने टाइम में होता है, ठीक है, और टाइम का प्रोसेस पूरा पढ़ने वाले। एनर्जी वगैरह तो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, लेकिन रिएक्शन का रेट कितना है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वो हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, जो रेट है ना, इतना आसान नहीं होता पढ़ना, बिकॉज जो रेडिएटिव जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। अब क्या है, जैसे मान लो एक सब्सटेंस है, इसके अंदर तो क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा। मान लो कोई सब्सटेंस, उसके अंदर करोड़ों न्यूक्लियस होते हैं ना, अगर आप देखोगे एटम्स, भाई एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.023 × 10⁻23, तो उसके अंदर मान लो कितने सारे एटम्स हैं, तो कौन सा न्यूक्लियस, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस कब डिके करेगा ना, हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये बहुत रैंडम प्रोसेस होता है, कभी ये डिके कर गया, कुछ समय बाद क्या पता ये डिके कर जाए, कुछ समय बाद क्या पता ये डिके कर जाए, तो कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा वो बताना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, वो हम नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि भाई इतने समय कितने मतलब समझ रहे हो, कितने न्यूक्लियस डिके कर गए होंगे वो हम बता सकते हैं, लेकिन कौन सा डिके कर गया होगा हम नहीं बता सकते। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 10 सेकंड के अंदर, मान लो इसके अंदर से 20 न्यूक्लियस, ऐसे करोड़ों होते हैं, पर एग्जांपल के लिए मान लो कि 10 सेकंड के अंदर 20 न्यूक्लियस डिके कर गए, चलो तो 20 हम बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हम लोग कि कौन सा न्यूक्लियस। अगर मैं तुमको पूछूं कि ये थर्ड वाला, मान लो इसको 3 नाम दे देता हूँ, ये न्यूक्लियस कब डिके करेगा, तब उसको हम कोई भी कभी भी बता नहीं सकते। क्लियर है बात, ये बात तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुदरफोर्ड एंड सॉडी। उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट न्यूक्लियस का लेके उन्होंने स्टडी किया और एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया कि भाई चलो हमने क्या अलग अलग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया, ऑब्जर्व किया क्या हो रहा है उनका टाइम वगैरह, तो उन्होंने बाद में एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया, वो लॉ हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप लिख भी सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी जो है एक रैंडम प्रोसेस है, मतलब कौन से टाइम पे कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा वो बताना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुदरफोर्ड एंड सॉडी। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है एकदम ध्यान से नोट करना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको अगले लेक्चर आएगा उसके अंदर बता भी दूंगा कि कैसे हर एक पॉइंट यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो हर एक पॉइंट एकदम ध्यान से समझना। तो रुदरफोर्ड और सॉडी थे, उन्होंने लॉ दिया, गेव अ स्टैटिस्टिकल लॉ, ठीक है, अबाउट रेट ऑफ डिके। ये एक साइंटिस्ट है, मतलब 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, दोनों ने स्टडी किया और एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया रेट ऑफ डिके, मतलब कितने टाइम में रिएक्शन, या बोलो इतने टाइम बाद कितने न्यूक्लियस बचे होंगे, वो सब का इन्होंने लॉ दिया, ठीक है। क्या लॉ दिया, यहाँ पे लिखो, इनका लॉ क्या है कि रेट ऑफ डिके क्या, तो किसी बुक में ना इसको डिसइंटीग्रेशन भी लिखा जाता है, तो दोनों बात लिखा और समझ जाना एक ही बात है, ठीक है। रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन, डिके मतलब भी होता है ब्रेक होना और डिसइंटीग्रेशन मतलब भी होता है ब्रेक होना, ठीक है। रेट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सैंपल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई
प्रेजेंट इन दैट सैंपल। बहुत ही सिंपल सा लॉ दिया लेकिन काम का लॉ है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सैंपल। इनको लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डिके है ना, मतलब कैसे टाइम के साथ कितना न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं, जो रेट ऑफ डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सैंपल। मतलब उस सैंपल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि उसका रेट कैसा होगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो इस एग्जाम्पल ले लो ऐसे कि एक बाउल है जिसके अंदर कुछ न्यूक्लियस है, ठीक है। एक बाउल है जिसके अंदर इस तरह से कुछ न्यूक्लियस वगैरह है। अगर मान लो देखो स्टार्टिंग में क्या है कि पूरा सब्सटेंस मतलब पूरा न्यूक्लियस एक भी रेडियोएक्टिव नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है। जितने सारे सब्सटेंस होंगे ना उतना ज़्यादा उसका रेट होगा, ठीक है। समझ रहे हो? जितने सारे सब्सटेंस होंगे उतना ज़्यादा रेट होगा। एग्जांपल समझ लो एक रूम में बहुत सारे लोग भरे, तो ज़्यादा लोगों को मतलब ज़्यादा जल्दी से मतलब रूम के बाहर निकलना चाहते हैं। अगर रूम में बहुत ही कम लोग बचे तो उनको अगर दरवाजे से बाहर निकलना तो आराम से निकल सकते हैं ना, तो उनका रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हों और सबको बाहर निकलना है तो क्या धक्कम धुक्की करके बाहर जो निकलेंगे। उसी हिसाब से क्या होता है कि रेट ऑफ डिके होता है ना, प्रेजेंट होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सैंपल। अगर बाद में इसका रेट क्या हो ज़्यादा होगा क्योंकि सब न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। मान लो एक दूसरा बाउल है जिसके अंदर कम न्यूक्लियस है, ठीक है। दूसरा बाउल है इसके अंदर न्यूक्लियस कम है, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, ऐसा बना देते हैं। तो क्या होगा, डेफिनेटली इसका रेट भी जो है कम होगा, इसका रेट हाई होगा। मतलब इसका रेट ऑफ डिके जो होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर एन ज़्यादा है, ठीक है। और इसका रेट ऑफ डिके कम होगा क्योंकि इसका एन जो है वो कम है, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सैंपल। तो सिंपल सा लॉ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है कि जो रेट ऑफ डिके मतलब कितने टाइम में कितने न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस समय न्यूक्लियस उस सैंपल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सैंपल। क्लियर है बात? ये क्या है, समय के साथ घटता जाएगा। सोचो पहले जो इतने सारे न्यूक्लियस थे बाद में कुछ धीरे धीरे कुछ डिके कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, समय के साथ इसके अंदर से नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होते जाएंगे, तो समय के साथ रेट ऑफ डिके भी जो है कम होता जाएगा। मतलब पहले जो है सबसे मैक्सिमम रेट ऑफ डिके होगा क्योंकि पहले बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, ये डिके कर गया, ये डिके कर गया, तो ये कम हो जाएंगे और डिके कर गया तो कम हो जाएंगे। जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे जो है रेट कम होता जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में जो है रेट ऑफ डिके सबसे ज़्यादा होता है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अभी इसको यहाँ से रटा, थोड़ा थोड़ा समझ पड़ रहा है, आगे देखोगे तो और अच्छे से समझ पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इसी लॉ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम? देखो रेट ऑफ डिके कैसे लिखते हैं हम, या तो मान लो देखो इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक बाउल है, ठीक है। एक बाउल है जिसके अंदर इनिशियली मतलब t = 0 पर ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, एट t = 0 इसके अंदर मान लो n0 न्यूक्लियाई है, n0 न्यूक्लियाई, ठीक है। अभी ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। एट t = 0 इसके पास n0 न्यूक्लियाई है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे टाइम घटेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अंदर से न्यूक्लियस कम होते जाएंगे। तो मान लीजिए किसी एक रैंडम टाइम t पर हमको निकालना पड़ेगा ना, किसी भी टाइम t पर। अब मैं पूछूं आपको 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, तो एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। मान लेते किसी भी टाइम t बाद इसके अंदर जो न्यूक्लियस बचे हुए हैं, क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस जो बचे हुए हैं, ध्यान रखना, हाँ, जो डिके करके वो नहीं, जो न्यूक्लियस बचे हुए हैं इसके बाद, मान लो कुछ बचे हैं, एक रैंडम 3 टाइम बाद कुछ न्यूक्लियस तो डिके कर गए होंगे, कुछ बचे होंगे, ठीक है। मान लो अब जो बचे इसके अंदर वो n न्यूक्लियाई है, n0 नहीं n, ये n क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, ठीक है। ये डिके नहीं हुए हैं, ठीक है। ये एन डिकेड वाले समझ लेना, ये एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर अनडिकेड। पहले n0 थे, घट के बाद में n हो गए। n कुछ भी हो सकता है और टाइम भी कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, एट टाइम t = t, ठीक है। एट टाइम यहाँ पे लिख दो, ये t = t वाला टाइम है, ठीक है। एट टाइम t = t पर इसके अंदर अब जो न्यूक्लियाई बचे हैं वो n है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर अनडिकेड है। तो अनडिकेड वाला फॉर्मूला मतलब हम देखेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिके क्या होता है, कितने न्यूक्लियस कितना डिके कर गया, ठीक है। रेट चेंज होता है ना, रेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से कि dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n,
ठीक है, dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक रैंडम टाइम t पे निकालना चाहता हूँ रेट ऑफ डीके क्या है, तो उस समय कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है n, तो dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस फॉर्मूले के अंदर आगे माइनस भी आता है, इस फॉर्मूले के अंदर आगे माइनस भी आता है। एक सिंपल लॉजिक है कि कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ डिक्रीज करेगी ना तो चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा। मान लो एग्जांपल देता हूँ, चलो मान लो पहले 100 न्यूक्लियस थे, बाद में 50 हो गए, तो अगर मैं चेंज निकालना चाहूँगा तो क्या करूँगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 50 माइनस 100 करूँगा ना, तो आंसर आएगा अपना -50। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ समय साथ डिक्रीज कर रही है ना, पहले मान लो 100 थे, बाद में 50 हो गए, तो चेंज कैसे निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आंसर क्या आ रहा है -50। समझ रहे हो? तो अगर कोई भी चेंज अगर डिक्रीज कर रहा है, मतलब कोई भी चीज़ अगर डिक्रीज कर रही है तो चेंज हमेशा नेगेटिव आता है। उस नेगेटिव को कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाते हैं जिससे ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव रहे, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव मेंटेन रहना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये बात तो नोट कर लिया। अब यहाँ से ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसको निकाल के हम इस तरह लिखते हैं इक्वल टू लैम्बडा एन। कॉन्स्टेंट को निकाल के इस तरह लिखते हैं लैम्बडा एन। लैम्बडा क्या है पता है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लैम्बडा वेवलेंथ नहीं है, इसको वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेवलेंथ से कंपेयर मत करना, ये कांस्टेंट है, इसके अंदर यूज़ होता है इसलिए हम यूज़ करते हैं। देखो उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, इसके अंदर यूज़ होता है, यूज़ करेंगे हम। क्या है कि लैम्बडा एक कांस्टेंट है एंड डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ये कांस्टेंट है जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। अब लोग लैम्बडा का काम क्या है, देखो आपको थोड़ा बहुत फील देता हूँ कि लैम्बडा एक्चुअली काम क्या करेगा ना, आप खुद सोचो आप कि लैम्बडा एक्चुअली काम क्या कर सकता है। जैसे जैसे लैम्बडा वैल्यू बढ़ेगी, मान लो लैम्बडा वैल्यू 2 हो गई तो रेट ऑफ डीके हो गया 2n। मान लो लैम्बडा वैल्यू 4 हो गई तो रेट ऑफ डीके हो गया 4n। मान लो लैम्बडा वैल्यू 10 हो गई, रेट ऑफ डीके हो गया 10n। मान लो लैम्बडा क्या दिखा रहा है पता है, कि रेट ऑफ डीके कितना जल्दी हो रहा है। समझ रहे हो? ये बोलो कितना रफ्तार से रिएक्शन हो रहा है, कितना स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। स्पीड एक्चुअली वर्ड नहीं यूज कर सकते, कितना तेज ये रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हो? उसको बोलते हैं, वो लैम्बडा डिफाइन करता है। लैम्बडा वैल्यू जैसे जैसे कम होगी, सोचो लैम्बडा अगर मतलब कि 1/2 आ गया तो रेट ऑफ डीके हो गया n/2, मतलब रेट ऑफ डीके जो है, समझ रहे हो, n/2 प्रोपोर्शनैलिटी चल रहा है इस तरह से। रेट ऑफ डीके कितना तेज हो, जैसे कि 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में अगर 100 से 10 हो रहे हैं तो रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा 90 में। अब समझ रहे हो, इसका रेट ऑफ डीके बहुत फास्ट है। मान लो इसके अंदर एक सेकंड में 100 से 50 हो रहे हैं, तो किसका रेट ज़्यादा है, जो 100 से 10 हो गए, क्योंकि इस रेट ऑफ डीके क्या टाइम, टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये वाले में, क्योंकि ये क्या हो गया, 1 सेकंड में 10 हो गए, ये 1 सेकंड में 50 हो गए। समझ रहे हो? मतलब टाइम इसके अंदर कम लग रहा है तो इसका रेट ऑफ डीके ज़्यादा होगा। इस तरह से जो लैम्बडा है ना, वो दिखाता है कि रिएक्शन का रेट कितना है, कितना स्पीड में रिएक्शन होगा, उसके ऊपर एक कांस्टेंट डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है बात? थोड़ा बहुत बेसिक सा फील लो, लेकिन एक्चुअली ये कांस्टेंट होता है, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करता है। क्लियर है बात? ये लैम्बडा की वैल्यू। और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड। यहाँ पे n लिख दो, कहीं ब्रैकेट में एरो करके लिख दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड। बार बार लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको याद रहेगी, कितने डिके कर गए वो नहीं है, ये जो बचे हुए हैं वो है ये। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड। अब इसके फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये सब अपने बेसिक से मतलब कि जो ओके, इसको आप नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दो इसको, चलो। ठीक है, चलो, तो हम कहाँ पहुँचे हैं अभी तक? अभी हम पहुँचे हैं कि -dn/dt इज इक्वल टू लैम्बडा एन। ठीक है, कांस्टेंट को हटा के हमने लैम्बडा रखा। अब क्या है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इसको हमको क्या इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? dn वाला टर्म है, n नीचे ले आएंगे और dt ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dn/n इज इक्वल टू -v इस तरफ शिफ्ट कर दो, हो जाएगा -λ/dt। ठीक है, हमारा ये आया। ठीक है, अब इसको क्या हमको इंटीग्रेट करना है। हमको क्या पता है, हमको पता है कि t = 0 पर इसके अंदर जो न्यूक्लिया प्रेजेंट है कितने हैं, वो n0। ठीक है, और t = t टाइम बाद इसके अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, n = n। क्लियर है ना बात? तो उसी तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे टाइम को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस को। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है कि t = 0 पर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, n0। ठीक है, और t = t पर, ये टाइम है ना, यहाँ पे टाइम वाला आएगा और यहाँ पे n वाला। t = t पर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, n। बस इस तरह से इसको इंटीग्रेट किया जाता है।
अगर आपको मैथमेटिक्स पता हो तो dn/n का जो इंटीग्रेशन होता है ना ln n होता है। क्या होता है? ln n। ठीक है, ln क्या होता है? अगर आपको नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो ln होता है ना, ln n मतलब क्या हो जाएगा? log टू द बेस n। इसको भी अगर हम log के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2.203 log n इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, log टू द बेस 10n। ये बेसिक्स होता है। वैसे तो पता होगा आपको, तो भी लिख दे रहा हूँ, मतलब बाई चांस किसी बच्चे को नहीं पता हो, कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे dn/n का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो ln n होता है, तो log टू द बेस en होता है। ठीक है, उसको अगर हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहे 2.303। अब क्या है, इसको इंटीग्रेट करो n0 से लेके, सॉरी इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, n0 से लेके n तक, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? माइनस लैम्बडा तो है ही, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो t को वैल्यू रखो 0 से लेके t तक। ठीक है, अब क्या है, इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो जाएगा ln n माइनस ln n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। t माइनस 0 करेंगे तो t बचेगा, तो यहाँ पे t बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ मैं कि ln n/n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। ठीक है, अब क्या होता है, इसका हम एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, मतलब एक रेस टू वाला फैक्टर एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकलेगा? देयरफॉर क्या होगा, ln को इस तरफ भेजो, आपको पता है क्या होता है ये n/n0 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, इसको 12 बताने का मतलब नहीं, बहुत बार कर चुके हो गया। ln को इस तरफ भेजो तो e रेस टू हो जाता है। ठीक है, अब इसके फर्दर आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n0 को ऊपर भेजो, n0 को ऊपर भेजोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा n इक्वल टू n0 e रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी। और ये हमारा आ गया आज का फॉर्मूला, ये हमारा आ गया आज का फॉर्मूला। देखो ध्यान से, फॉर्मूला टाइम पर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, कितनी रफ्तार से हो रहा है मतलब। और n क्या है, फिर से लिख देता हूँ, n जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस अनडिकेड है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड है, मतलब इतने डिके नहीं किए हैं। ठीक है, n0 क्या है, इनिशियली कितने प्रेजेंट थे। ठीक है, इनिशियल या तो बोलो एट t इक्वल टू 0, किसी भी टाइम को आप t इक्वल टू 0 सेट कर सकते हो। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0, न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0। आप किसी भी टाइम को t इक्वल टू 0 सेट कर सकते हो। चलो मैंने इस टाइम को सेट कर दिया t इक्वल टू 0, अब से जो डिके होगा उसको मानूंगा। ठीक है, इस तरह भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 जो भी टाइम सेट करो उस पर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो, उसके अंदर ये टाइम क्या है, चलो लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट है, हमको पता ही है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियस अनडिकेड, मतलब इतने बचे हुए हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू n0 e रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी। आप चेक भी कर सकते हो, पहले देखो t इक्वल टू 0 पर n इक्वल टू n0 है, और t इक्वल टू t पे n इक्वल टू n आना चाहिए, वो हम चेक भी कर सकते हैं। चलो t इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, t इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ध्यान से देखो कि 0 पुट करोगे ना यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, e रेस टू इस तरह से हो जाएगा n इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा 1 e रेस टू 0, और 1 e रेस टू 0 क्या होता है 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि n इक्वल टू n0 अपॉन e रेस टू 0, जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, e रेस टू 0 क्या होता है 1, जो कि आंसर आ गया n0। तो t इक्वल टू 0 पर n इक्वल टू n0, चलो ये बात तो सही है। और दूसरी बात क्या चेक करें, अच्छा ये न्यूक्लियस पूरा कब डिके कर जाएगा, पूरा खत्म कब होगा, एक सैंपल में से न्यूक्लियाई पूरा खत्म कब होगा, कितना टाइम लगेगा खत्म होने में। उसको जो खत्म होने टाइम लगता है इन्फिनाइट होता है। ठीक है, करोड़ों अरबों न्यूक्लियस हैं, ये तो एक एटम की बात है, एक मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 6.023, ऐसे तो कितने सारे होते हैं, और सबका डिके ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, सबका समय के साथ होता है। तो ऐसा बोलो कि सारे न्यूक्लियस कब डिके करेंगे, तो आप बोलोगे इन्फिनाइट टाइम बाद, वो टाइम कभी आता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस कभी भी मतलब रेडियो एक्टिव से नॉर्मल नहीं बन पाता, समझ रहे हो। अगर रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव रहेगा ही वो, ऐसा नहीं कि मतलब डिके करने बाद रेडियो एक्टिव नहीं रहा हो, समझ रहे हो। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब ऐसे तुरंत नहीं खत्म होती, बहुत समय लगता है, बहुत सालों लगते हैं, ऐसे समझ लो करोड़ों साल लग जाते हैं कितने। तो इसलिए जो है कि कब पूरा डिके करेगा, यहाँ पे लिखो एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा चेक करो, ये यहाँ पे 0 आंसर आना चाहिए, क्योंकि पूरा डिके कर गया तो बचा क्या रह गया, 0 बचा रह गया ना। आप चेक भी कर लो, आंसर 0 आ जाएगा, n इक्वल टू n0 e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा n0 अपॉन e रेस टू इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा n0 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया 0। ठीक है, t इक्वल टू इन्फिनाइट n इक्वल टू आ गया 0।
हमने चेक भी कर लिया कि इन्फिनाइट टाइम बाद इसके अंदर जो मतलब जो कितने बचे हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे रफ कर दूँ इसको, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो एक बेसिक सा ग्राफ होता है, उसको भी देख लो। इसका जो ग्राफ होता है क्या है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। t = 0 पर n = n0 है, और t ये क्या है, अपना टाइम है, और ये अपना n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो सबसे पहले n0 न्यूक्लियस है, उसके बाद धीरे धीरे के करके इन्फिनाइट टाइम बाद n = 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ग्राफ बनता है, इसको टच मत करना। इसके अंदर इन्फिनाइट को कैसे बनाते हैं हम लोग, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, n = n0, ओके, एट t = 0, और उसके बाद इन्फिनाइट टाइम बाद वो आके 0 हो जाएगा। इस तरह से एक ग्राफ बनता है, ठीक है। ये इसकी बात हो गई। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको टाइम दिए रहेगा लैम्बडा वगैरह, तो हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। लैम्बडा भी क्या है वो भी हम देखेंगे आगे। अब एक इसके अंदर टर्म आता है जो कि होता है हाफ लाइफ, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हटाता हूँ। एक होता है टर्म हाफ लाइफ जो कि ईजी है, इसको देख लो, हाफ लाइफ, ठीक है। यहाँ हाफ लाइफ का डेफिनेशन लिख दो कि द टाइम इन विच half of the sample decays, ऐसा बोल दो, half of the sample is remaining, कुछ भी बोल दो तभी चलेगा। half of the sample decays, या तो ऐसा बोल दो कि half of the sample is remaining, ठीक है। half is undecayed, और half of the sample is undecayed। ये दोनों बात बोल दो, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हो। चलो ये तो बात हो गई। अब हाफ लाइफ निकालना कैसे आता है, जब यहाँ पे जो बचे हुए न्यूक्लियस है ना, वो मतलब आधे बचे हैं, ठीक है, आधे खत्म हो गए, तो इसी फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं हाफ लाइफ। कैसे निकालेंगे, ध्यान देखो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n = n0 e⁻ λt। क्लियर है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अब क्या हो रहा है, हाफ डिके कर गए, मतलब हाफ बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू जो बचे हुए हैं कितने हैं, वो n0/2। क्लियर है, जो बचे हैं कितने हैं, वो n0/2 = n0 e⁻ λt। तो यहाँ से n0 से n0 कैंसिल, 1/2 बच रहा है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला, इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से, कि 1/2 इज इक्वल टू e⁻ λt, ठीक है। n0 से n0 कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या है, ध्यान से, इसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर लूँ तो जाएगा ln ऑफ 1/2, बिकॉज यहाँ पे बेस्ट ई है ना, तो यहाँ पे ln आएगा, इक्वल टू हो जाएगा -λt, ठीक है। माइनस को इस तरफ शिफ्ट करो तो जाएगा -ln 1/2 इस इक्वल टू हो जाएगा λt। ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2⁻⁻1 इस तरह हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1 ln 2 हो जाएगा, ln 2 इज इक्वल टू λt, ठीक है। 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, इस तरह से। ये तो प्रॉपर्टी पता है ना कि माइनस आगे ऊपर चला जाता है वो, तो ln 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना हाफ लाइफ है, इसको t हाफ लिख दो इस तरह से, ये अपना हाफ लाइफ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से, कि जो t हाफ आ रहा है ना हमारा, वो रहा ln 2/λ, ln 2/λ, ये हमारा फॉर्मूला है हाफ लाइफ का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला बहुत चीज़ें मदद कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में लैम्बडा नहीं दिया होता है, इस फॉर्मूले से हम लैम्बडा निकाल सकते हैं, अगर आपको टी हाफ पता हो तो, ठीक है। ये काम आता है फॉर्मूला। दूसरी बात क्या है, ये क्या बता रहा है कि न्यूक्लियस आधा कब डिके कर गया, आधा का आधा पूरा कब डिके कर गया, वो बताता है हमारा टी हाफ, जो कि क्या आ रहा है, ln 2/λ, ठीक है। यहाँ पे लैम्बडा क्या है तो पता ही है, रेट ऑफ मतलब कि वो डिके कितना रफ्तार से होगा बता रहे हैं, ln 2। ln 2 को इस तरह भी लिख सकते हो आप कि जो हमारा टी हाफ है, ln 2 की जो वैल्यू होती है ना, वो 0.693 होती है, 0.693/λ। चेक भी कर सकते हो, log 2 द बेस n, यहाँ पे कुछ भी, अगर यहाँ पे n की जगह 2 रखोगे ना, log 2 की वैल्यू क्या होती है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 2.303 साइड में चेक भी कर सकते हो कि भाई log, जैसे ln 2 क्या होता है, ln 2 होता है 2.303 log 2 द बेस 10 × 2, ठीक है। log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये दोनों को सॉल्व करोगे ना, आपको 0.693 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी रट लें। ln 2 की जो वैल्यू होती है 0.693 आना चाहिए अब बाय लैम्बडा, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो जो भी रिक्वायर्ड होगा उसको हम यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हमारा टी हाफ लाइफ का, ठीक है। क्या रहा है 0.693 बाय लैम्बडा। टी हाफ मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस जो आधा डिके कर गया, मतलब n0/2 टाइम में ना न्यूक्लियस समझ लो आधा डिके कर गया। ये अपना अगर टी हाफ होगा ना तो n से लेके n0/2 हो चुका होगा वो, n से लेके n0/2। अब ध्यान से देखोगे ना, देखो ध्यान से, अगर ये ग्राफ देखो ना तो पहले बहुत रफ्तार से डिक्रीज कर रहा है और बाद में धीरे धीरे जो है इसका रफ्तार कम हो रहा है, समझ रहे हो। पहले देखो n0 से लेके n0/2 कितना जल्दी हो गया, उसके बाद जो और टाइम लगेगा, फिर और टाइम, मतलब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैंने बताया कि रेट ऑफ डिके है ना प्रोपोर्शनल है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना प्रेजेंट है। पहले सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट तो रेट सबसे ज़्यादा है, तो थोड़े कम हो गए रेट और कम है, थोड़े और कम तो रेट और कम, थोड़े और कम तो रेट और कम। इस तरह से जो हमारा ये फॉर्मूला आता है। क्लियर है आपको? होप से ये समझ पड़ा होगा कि मतलब कि हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, समझ पड़ गया ना। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब हाफ लाइफ दिया, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनिशियली इतने न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, बाद में इतने बचे हैं, और हाफ लाइफ अगर दे दिया तो कैसे जो है हम निकाला जाए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है रैपिड फायर राउंड में करने वाले हैं। इसके बेसिक्स क्वेश्चन आप कर सकते हो। आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है ना इसके अंदर, वो तो एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल। एक सैंपल की एवरेज लाइफ कितनी होती है वो हम देखते हैं। एवरेज लाइफ क्या होता है, देखो पहले हम समझेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने से पहले इसको समझेंगे, तभी जो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ठीक है। एवरेज लाइफ क्या होता है पता है कि एक देखो क्या होता है, कोई न्यूक्लियस t=0 पर ही मान लो पूरा डिसइंटीग्रेट कर गया। किसी न्यूक्लियस को मान लो 10 सेकंड लगा, किसी को 20 सेकंड लगा, तो एवरेजली कितना कौन जी रहा है। सबका थोड़ी सेम टाइम में डिके करते हैं, सबका लैम्बडा अलग अलग होगा, सब अलग अलग टाइम पे डिके करेंगे, सब मतलब पूरे खत्म अलग अलग टाइम पे होंगे। जैसे मान लो कि एक आपके क्लास में 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट है, तो सबका मैं बोलूँ एवरेज मार्क्स निकालो, किसी का 10 आया, किसी का 20 आया। अगर 5 स्टूडेंट हैं, एवरेज निकालना तो क्या करते हो, किसी का 10 आया मान लो, किसी का 20, किसी का 30 आया मान लो, किसी का 15 आया और किसी का 25 आया। जिनके एवरेज मार्क्स कितना आएगा, उसको जितने मार्क्स हैं वो लिख दो, उसके बाद डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 5। तो इस तरह से एवरेज निकालते हो ना। एवरेज को बोल दो या तो बोल दो मीन लाइफ, एवरेज ऑफ मीन लाइफ। मीन कैसे निकालते हो, एवरेज जैसे निकालते हो उसी तरीके से फॉर्मूला है। तो बस उसी तरीके का यहाँ भी फॉर्मूला होता है कि मतलब कि एवरेज और लाइफ सैंपल या बोल दो मीन लाइफ ऑफ सैंपल, वो क्या होता है, इसको हम टाउ से डोनेट करेंगे, टाउ से एवरेज लाइफ, ठीक है। ओके, क्लियर है ना बात कि मतलब समझ रहे हो ना कि एवरेजली वो कितना जी रहे हैं। मान लो कोई 10 साल जी रहा है, कोई 20 साल जी रहा है, कोई 15 साल जी रहा है, कोई 50 साल जी रहा है, तो ओवरऑल एवरेज वो कितना साल जी रहे हैं वो बोलते हैं एवरेज लाइफ, ठीक है। तो उसको हम टाइम से डोनेट करेंगे, एवरेज टाइम या बोलो एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल। डेफिनेटली आंसर टाइम में आएगा ना, क्योंकि कितने साल जी रहे हैं वो टाइम ही तो होता है, ठीक है। समझ रहे हो, क्लियर बात। एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल या बोलो मीन लाइफ ऑफ सैंपल, ये क्या है, द एवरेज या बोलो the average life is the amount of time in which, या तो ऐसा बोलो, is the average life is the mean, या बोलो ऐसा बोलो, हाँ, average life is the average of average life is the average of लाइफ। आप बोलोगे एवरेज लाइफ इज द एवरेज ऑफ लाइफ, ये क्या डेफिनेशन है, ठीक है, लिख दो ऐसे ही। एवरेज लाइफ इज द एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, किसी को अलग अलग टाइम लग रहा है, तो डेफिनेशन मत जाओ, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि एवरेज लाइफ क्या होता है, कि एवरेजली वो कितना जी रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो उसका एवरेज लाइफ। कैसे निकालेंगे एवरेज, देखो एवरेज निकालने का एक तरीका होता है कि या तो सारे के जितने हैं सबका लाइफ लिखो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, मतलब लिखो कि मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं उसके अंदर, ठीक है। एक ये तरीका, एक ये हम इंटीग्रेशन वाला तरीका यूज़ करते हैं कि एवरेज लाइफ जो कि क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जिसको हम टाउ से डोनेट करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी डिवाइड बाई एन। अभी समझता हूँ, अभी समझाते हैं इसको क्या लिखा है मैंने, ठीक
ठीक है। देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले को समझाता हूँ। देखो क्या है कि देखो सब 0 से लेके इन्फिनिटी टाइम तक मैं इंटीग्रेट करूँगा। कोई न्यूक्लियस 0 पे डिके कर गया मान लो, किसी को 10 साल लगा, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कोई डिके ही नहीं करते, इन्फिनाइट टाइम पर डिके करेंगे। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा, तो n क्या है, न्यूक्लियस बता रहा है, और ये क्या है समझ रहे हो, मतलब कौन से टाइम पर डिके करेंगे। तो हम जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे, तो हमको एवरेज लाइफ मिल जाएगा कि नहीं। किसी का कुछ हो, किसी का कुछ हो, हम सबका लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी मतलब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना भी एक तरीके के सम ही होता है, ठीक है, ऐड करना। अगर बहुत सारे करोड़ों को हम लिख नहीं सकते ना, तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने मतलब समझ लो ऐड ही करना है एक तरह से, ओके। तो बस उसको लिखते हैं, देखो n की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा n0 e⁻ λt इंटू dt डिवाइड बाई n0। तो n0 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो n0 जो है कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ से n0 से n0 कैंसिल। तो फर्दर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हो जाएगा e⁻ इंटू dt, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। बस इसको इंटीग्रेट करो। e⁻ का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻ डिवाइड बाई टी के आगे जो कांस्टेंट है वो, ठीक है, टी के आगे कांस्टेंट क्या है, लैम्बडा। ये इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन तो आता है ना, e⁻ का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻ इंटू कोफिशिएंट, उसको हम नीचे लिखते हैं इस तरह से, ओके। अब बस वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे कि 1/-λ इज इक्वल टू, माइनस ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा e⁻∞ माइनस e⁻0। तो 1/e⁻0 तो 1 हो जाएगा, और ये मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -1/λ इंटू -1, जो कि आ जाएगा 1/λ, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज लाइफ आया वो क्या आया, एवरेज लाइफ टाउ इक्वल टू आ गया 1/λ। क्लियर है बात, ये एवरेज है कि एवरेजली वो कितना टाइम जिएगा ना, उसका हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बात, ये हमारा फॉर्मूला है। आप समझते देखो, इसको कंपेयर करते हैं, इसका फील लेते हैं एक्चुअली है क्या। अब ये टी इक्वल टू पुट करते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। ये तो हमने डेरिवेशन किया, एक बार देख लो डेरिवेशन मैंने कैसे किया है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। देख लिया इसको क्या है, चलो एक काम करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, देखो n इक्वल टू n0 e⁻ एक काम करो, ये जो t इक्वल 1/λ है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो टाइम की जगह पर, तो n इक्वल टू हो जाएगा n0 e⁻λ तो लैम्बडा ही रहने दो, और t की जगह पुट करो 1/λ, तो ये लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, तो हमारे पास n इक्वल टू आ जाएगा n0 इंटू e⁻1, तो जो कि हो जाएगा n0/e, इसकी वैल्यू होती है 0.37 n0, इसके लिए होती है 0.37 n0। मतलब टी एवरेज वो टाइम है, ऐसा बोल दो, वो एवरेजली वो टाइम है कि जब n की वैल्यू जो है ना 0.37, या बोलो 100 में से सिर्फ 37% बचा हुआ है, वो टाइम है ये, समझ रहे हो। n की वैल्यू क्या है, 0.37 टाइम्स ऑफ n0, मतलब 100, अगर 100% न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ 37% बचे हों, तो वो जो हमारा टाइम है ना उसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ, समझ रहे हो। वो जो हमारा टाइम है उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ। तो एवरेजली इतना जीते हैं सब न्यूक्लियस, कोई ज़्यादा हो गया कोई कम हो गया, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज निकाला गया तो वो कितना टाइम तक जीते हैं कि जब न्यूक्लियस n से लेके 0.37 टाइम्स ऑफ n0 हो जाए, उतना जो टाइम लगा वो है हमारा एवरेज लाइफ। क्लियर है। अब इसको ग्राफ में, मतलब ग्राफ में लिखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा। इसको यहाँ से हटाऊँ अगर, अब देखो कंपेयर करते हैं हम एवरेज और मीन लाइफ को, सॉरी एवरेज लाइफ को और हाफ लाइफ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमारे पास ग्राफ है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझना, ठीक है। ये क्या है, हमारा n0 है, ये क्या है हमारा n0, और यहाँ से डीके कर गया इस तरह से, ये हमारा टाइम है, टाइम t, और यहाँ पे n की वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। अब हमने एक तरफ डिफाइन किया था हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या था कि जब n से लेके n0/2 हुआ था, तो हमारा ये हाफ लाइफ था कि जब ये 0.5 n0 था। हाफ क्या होता है, n0/2 0.5, ये हमारा क्या था, t हाफ लाइफ, ठीक है। एवरेज लाइफ क्या है, 0.37 n0, 0.37 n0 उससे भी कम नीचे आएगा, ठीक है, उससे भी नीचे आएगा इस तरह से 0.37 n0। तो हमारा ये जो टाइम है ना, ये टी एवरेज टाइम है, ठीक है। ये हमारा टाइम क्या है, टी एवरेज। तो हमको ध्यान से इसमें देखने क्या मिल रहा है कि जो हमारा जो एवरेज लाइफ है ना, वो हाफ लाइफ से ज़्यादा आ रहा है। देखो एवरेज इस तरफ है, हाफ लाइफ से ज़्यादा आ रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो टी एवरेज है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, देखो सारे क्वेश्चंस में आए हैं
टी एवरेज इज ग्रेटर देन टी हाफ। एक तो आप ग्राफ से समझ सकते हो, दूसरा फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमने क्या देखा आगे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 बाय लैम्बडा, और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या आ रहा है 1 बाय लैम्बडा। ध्यान से देखो, ये 1 डिवाइड बाय लैम्बडा है और ये 0.6 डिवाइड बाय लैम्बडा है। डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम होगी ना, क्योंकि ये 0.6 डिवाइड बाय लैम्बडा है और ये क्या है 1 डिवाइड बाय लैम्बडा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी ना, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू ज़्यादा है, इसके अंदर ऊपर वैल्यू कम है, इसके अंदर ऊपर वैल्यू ज़्यादा है, तो एवरेज लाइफ जो है ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो, तो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टी एवरेज ग्रेटर देन टी हाफ। अगर आप दोनों में रिलेशन निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। देखो इसको रफ कर दूं, अगर आप दोनों में रिलेशन निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे रिलेशन, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है कि टी हाफ की जो वैल्यू है वो 0.693 बाय लैम्बडा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना 0.693 इंटू 1 बाय लैम्बडा, ठीक है, आएगा, बात तो वही हुई। और जो 1 बाय लैम्बडा वो क्या है एवरेज लाइफ है, ठीक है, तो टी हाफ इज 0.693 टाइम्स ऑफ टी एवरेज, मतलब एवरेज का 0.693 करो ना वो टी हाफ है। या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो आपकी टी एवरेज और ये नीचे ले चले जाओ तो हो जाएगा 1/0.693 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और इसकी जो वैल्यू आती है ना टी एवरेज की वैल्यू आती है 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है कि टी हाफ का है ना उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करो तब हमारा टी एवरेज आ रहा है। तो डेफिनेटली क्या है कि टी एवरेज ज़्यादा टाइम, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि टी एवरेज इज 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। एवरेज लाइफ हमेशा ज़्यादा होगी हाफ लाइफ का कंपैरिजन में, समझ रहे, एवरेज लाइफ हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू हाफ लाइफ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, होप्स आपको समझ पड़ा होगा कि ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, और ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टी, और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ में समझ रहे हो ना कि मतलब कि एवरेज लाइफ कौन सा है और हाफ लाइफ कौन सा है। ओके, होप्स आपको समझ पड़ा होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम करेंगे अपने रैपिड फायर राउंड के अंदर। इसको यहाँ से रफ करके एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज के लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट ही समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर से देख लेना है, तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं रहेगा। अगर आप आने वाला रैपिड फायर राउंड नहीं देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट सीखने का क्या मतलब, इसके ऊपर तो रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर से देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई डिके, एक कॉन्सेप्ट है अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड बोल दो, अनडिकेड इन एन हाफ लाइफ, एन हाफ लाइफ। इसको समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 बाय लैम्बडा, या बोलो चलो ln2 बाय लैम्बडा। हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट क्या है, जब n की वैल्यू n0/2 हो जाए, समझ रहे हो, आधी हो जाए, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। इसके अंदर एक टाइम कितना लगा होगा टी हाफ। उस हिसाब से जब n0/2 से लेके 0 हो जाए, ऐसा मत बोलना, ठीक है। n0/2 से लेके अगर n0/4 हो जाए, इसका भी आधा हो जाए, तो उसके अंदर एक और टाइम लगेगा जो कि है टी हाफ। ये बात समझ पड़ा कि नहीं आपको भाई, किसी न्यूक्लियस को समझ रहे हो, अगर मान लो कोई न्यूक्लियस के अंदर 100 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो 100 से 50 होने में उसको जितना टाइम लगेगा ना, उतना ही टाइम उसको 50 से इसका आधा, 50 का आधा कितना होगा 25, ठीक है। अगर 100 से 50 होने में मान लो उसको टी टाइम लग रहा है, तो 50 से 25 होने में उसको टी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि 100 से 50 और 50 से 0, ऐसा मत कर देना। मैंने आपको क्या बताया कि जो रेट है वो डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। पहले 100 थे तो रेट ज़्यादा है, समझ रहे हो, 50 से तो रेट कम हो जाएगा, 50 से 25 होने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको 100 से 50 होने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में रेट ज़्यादा है, बाद में रेट कम है। कौन सा समझ पड़ा कि नहीं आपको, समझ रहे हो, मतलब 100 से 50 अगर 1 सेकेंड में हो गया वो, तो 50 से 25 होने में भी उसको 1 सेकेंड लगेगा, और 25 से 12.5 उसका आधा होने में उसको फिर से 1 सेकेंड लगेगा, समझ रहे हो। जिसका हाफ लाइफ क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, क्योंकि 50 से 25 हुआ 1 सेकेंड में, 100 से 50 हुआ 1 सेकेंड में, 50 से 25 हुआ 1 सेकेंड में, 25 से 12.5 हुआ 1 सेकेंड में। ऐसा मत बोल देना, ये मत बोल देना कि 100 से 50 होगा अब 50 से Z 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 100 से 50 हुआ, 50 का आधा 25, अब 25 का आधा 12.5, इस तरह से ये लॉ है, समझ रहे हो।
इसी हिसाब से क्या होगा कि 50 से 25 हुआ, 25 से 12.5 हुआ, ऐसा एक समय आएगा कि ये जो न्यूक्लियस है ना 12.5 से 6.25 होगा, 6.25 से 3.125, तो पूरा पूरा जीरो होने में इसको जो है इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा। क्लियर है ना बात? नहीं तो आप अगर जो है डायरेक्टली 100 से 50 और 50 से 0 कर दोगे तब तो क्या है कि तो 2 ही सेकंड में ख़त्म हो जाएगा ना। ये इन्फिनाइट प्रोसेस है। 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से, मैं समझ रहे हो ना। इसको पूरा डीके करने में इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा, कभी जीरो होगा ही नहीं। 0.00 बहुत वैल्यू जाएगी, लेकिन पूरा जीरो कभी नहीं होता इस तरह से। तो मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक हाफ लाइफ टाइम में जो भी t=0 पर जो भी न्यूक्लियस होगा उसका आधा हो जाएगा। अब मानो इसको t=0 सेट कर दूँ तो फिर से एक लाइफ बाद इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा नहीं, n02 का आधा क्या हो गया, n04 हो गया। समझ रहे हो? इसको हम लिखते हैं अच्छे से यहाँ पे कि इन 1 हाफ लाइफ, ठीक है, इन 1 हाफ लाइफ क्या हो रहा, न्यूक्लियस n0 से लेके n02 हो गया। समझ रहे हो? इसका आधा हो गया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकंड एक और हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, इन 2 हाफ लाइफ्स क्या होगा, न्यूक्लियस पहले n0 से n02 हुआ, n02 से लेके, समझ रहे हो, अब क्या हो जाएगा, n04 हो जाएगा, ठीक है, इन सेकंड हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ नहीं, इन सेकंड हाफ लाइफ n02 से लेके, इसको एक साथ ही लिखते हैं इस तरह से। पहले n0 से n02 हो गया किस में, एक हाफ लाइफ में, या तो इस तरह लिख दो कि n0 से लेके n02 हो गया एक हाफ लाइफ में, t हाफ में, ठीक है। उसके बाद फिर से n02 से लेके n04 हो गया, फिर से t, इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है, इसके अंदर सेम टाइम लगेगा। फिर से n04 से लेके n08 हो जाएगा t हाफ में। इसका हमको जनरल फॉर्मूला निकालना हो ना कि भाई ये क्या है, कितने n02 क्या है, कितने बचे हैं, n04 क्या है, कितने बचे हैं, n08 क्या है, कितने बचे हुए हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला कि अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई, या बोलो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अमाउंट नहीं लिखो, नंबर लिख दो, एग्जैक्ट वर्ड रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड इन n हाफ लाइफ, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो कैसे लिख सकता हूँ बताओ, देखो ध्यान से, इसको 2:2 लिख सकता हूँ ना, इसको 2:3, तो n हाफ लाइफ पर कितने बचे हुए होंगे, n02/2n, ये क्या है, कितने बचे हुए अनडिकेड, ठीक है, n0/2/n। अच्छा, इसमें पूछ लो कितने खत्म हो गए, तो इसको n0 से माइनस कर लो, ठीक है। अगर इसमें सिंपल क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आता नहीं है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, पर अगर पूछ लूँ कितने जो है इसके अंदर से डीके कर गए, ठीक है, कितने गए, तो इसको n0 में से माइनस कर लो, क्योंकि ये बचे हुए हैं, तो n0 में से जितने बचे हुए उसको माइनस कर लो, पता चल जाएगा कितने गए। क्लियर है? ये क्या है, अनडिकेड, ठीक है, ये वर्ड पे फोकस करना, बार बार बोल रहा हूँ, अनडिकेड मतलब बचे हुए हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुए हैं। इसमें अगर कोई पूछ ले कि डिकेड वाले कितने होंगे, तो क्या करोगे आप, n0 में से n0/2/n माइनस कर लो। जैसे एग्जांपल कि यहाँ पे 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, मैं पूछूँ 25 अब कितने यहाँ पे कितने डिके कर गए, तो 100 में से 25 माइनस कर लो, 75 डिके कर गए ना। समझ रहे हो ना? उसी हिसाब से ये क्या है अपना 25 वाला, ये 100 है, 100 में से 25 माइनस कर लो, हो जाएगा कितने डिके करके। क्लियर है? n0 ये क्या है अपना n0/4 है, ये n0 है, ये n0/4 है, तो n0 माइनस n0/4 अपना हो गया कितने गए। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड वाला ये फॉर्मूला आ गया। मेनली बेसिक ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, इसको यहाँ से रफ कर दीजिए, कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट काम आएगा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन दे दूँ आपको, मैं बोल दिया यहाँ पे उसका टी हाफ जो है मान लो 18 डेज है, क्या बोल दिया आपको, टी हाफ जो है 18 डेज है, और इनिशियली इसके अंदर 64 या बोलो 64 न्यूक्लियाई, बोलो हाँ चलो 64 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ऐसे एग्जाम्पल। तो मैं आपको सिंपल पूछूँ कि 72 डेज बाद कितने न्यूक्लियस बचे होंगे। मैं क्या पूछूँ आपको कि आफ्टर 72 डेज कितने न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड आपको पूछ रहा हूँ मैं, मतलब कितने बचे हुए हैं। तो कैसे निकालोगे आप, देखो टी हाफ क्या है 18 डेज और ये क्या है 72 डेज है, मतलब 72 डेज क्या है,
4 टाइम्स ऑफ टी हाफ है ना, ठीक है। 72 डेज क्या है, 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ है, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से, कि 64 डिवाइड बाई 2⁴, मतलब 64 डिवाइड बाई 16, मतलब बचा होगा अपना 4, समझ रहे हो। 72 डे बस मतलब कि 64 से 4 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले 64 हुआ होगा, फिर उसके बाद एक हाफ लाइफ में 32, दूसरे हाफ लाइफ में 16, तीसरे हाफ लाइफ में 8 और चौथे हाफ लाइफ में 4, ठीक है, आधा आधा होते गया। ये हो गया टी हाफ में, उस हिसाब से ये भी हो जाएगा अपना टी हाफ में सेम टाइम, ये भी अपना सेम टाइम, ये 4th वाला, तो 4 बार टी हाफ में 4 हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ पड़ गया ना। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे आगे, उसको हम अप्लाई करेंगे, ओके। इसको यहाँ से रफ करके अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करते जाओ, सारे यूज़ करेंगे हम, एक एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट, ओके। बिकॉज इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर, लेकिन सारे इजी हैं। इसको एक बार समझ लोगे ना तो हमेशा याद रहेगा आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, एक्टिविटी ऑफ सैंपल। वैसे अगर आप इसके जो फॉर्मूला देखोगे ना, आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर आपने अगर मतलब कि चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 में जो फॉर्मूला आता है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, तो उसके अंदर भी सेम फॉर्मूला आता है, समझ रहे हो। तो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस पूरा चल रहा है। उसके अंदर भी हम एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी क्या होता है पता है, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन, कुछ भी बोलो, रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल। एक्टिविटी, जिसको मैं अगर एक्टिविटी को ए से डिफाइन करूं तो मान लो ए की वैल्यू है ना वो -dn/dt है। डेफिनेटली रेट ऑफ डिके नेगेटिव होगा तो -dn/dt, समझ रहे, ये हमारा एक्टिविटी है। इसको अगर लिखा जाए फॉर्मूले में ध्यान से क्या हो जाएगा, देखो a इक्वल टू हो जाएगा dn/dt, डी और n की वैल्यू क्या है n0 इंटू e⁻ λt डिवाइड बाई dt, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा एक्टिविटी का टर्म आएगा। देखो n0 तो कांस्टेंट हो, बाहर आ जाएगा, और d/dt ऑफ अंदर लिखेंगे हम e⁻ λt। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, e⁻ λt का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस लैम्बडा बाहर आ जाएगा, ठीक है, n0 इंटू लैम्बडा और e⁻ लैम्बडा, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया एक्टिविटी का। ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है -dn/dt, तो -dn/dt की हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। n0 इंटू लैम्बडा इंटू e⁻ λ, लैम्बडा का टर्म एक एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब अगर t = 0 पुट करोगे ना इसके अंदर तो मतलब a की वैल्यू होगी तो -n0 इंटू लैम्बडा आएगी, समझ रहे हो कि नहीं। और t = पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है, वो तो 0 ही हो जाता है। तो ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम ही है, बस इसके अंदर एक लैम्बडा का टर्म आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई चलो ये कॉन्सेप्ट बुक में दिया है तो पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या बता रहा है पता है, हमने पहले जो फॉर्मूला देखा n = n0 e⁻ λt, उसके अंदर क्या है कि t टाइम बाद कितने बचे हुए हैं या कितने डिके करके वो फॉर्मूले से पता लगा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, रेट ऑफ, मतलब मान लो 10 सेकेंड बाद अब कितनी स्पीड से चल रहा है वो, उसका रेट बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है, मतलब स्पीड बता रहा है। समझ रहे हो एक्टिविटी क्या है। हमने बता तो दिया कि 10 सेकेंड बाद 5 न्यूक्लियस बचे होंगे, लेकिन अब उसकी स्पीड क्या बची रहेगी या उसका रेट कितना है, ठीक है, उसका कितना टाइम लग रहा है उसको डिके होने में, तो कौन बताता है, वो एक्टिविटी बताता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे इसको हम नाम के लिए नहीं पढ़ ले रहे हैं, क्लियर है बात। तो a = n0 लैम्बडा इंटू e⁻ λt, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले को हमने इस तरह भी लिखा है, ध्यान से। अब अगर हम इस यहाँ पे मतलब कि अगर n रखें तो dn/dt क्या होता है, आप खुद देखो, dn/dt a = हमारे पास फॉर्मूला क्या है -dn/dt, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में अगर देखा होगा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि -dn/dt हमारा आता था, अगर आपको याद हो, हमारा लॉग के हिसाब से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा आता था, ठीक है, -dn/dt। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ पता है, dn/dt जो है ना, अगर कांस्टेंट निकाल के लैम्बडा पुट करूँ तो हो जाएगा -λ इंटू n, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फॉर्मूला एक्टिविटी का, ये भी हमारा एक्टिविटी का ही फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। dn/dt = λn, ओके।
अब लैम्डा आप कहीं से भी निकाल सकते हो, जैसे टी हाफ का इक्वेशन दे दिया, हाफ लाइफ दे दिया, उसके अंदर से आप लैम्डा निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल दूँ आपको, मैंने क्वेश्चन दिया है कि मान लो उसका मीन लाइफ जो है, मीन लाइफ जो है 18 डेज है, एग्जाम्पल, चलो मीन लाइफ जो है 18 डेज है, फाइंड एक्टिविटी। कैसे निकालोगे, बेसिक क्वेश्चन है, मीन लाइफ दिया, एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है, एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एन। चलो कैसे निकालोगे, तो मीन लाइफ दिया 18 डेज, हमको पता है जो मीन लाइफ होता है टाउ वो होता है 1/λ, अभी हमने आगे बढ़ा तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/18 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे 1/18 पुट कर दोगे तो dn/dt की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो dn/dt मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/18 इंटू n, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आगे हम करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, सारे के एप्लीकेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रफ कर दूँ, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, ओके, यहाँ से इसको रफ करता हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ गया आपको। आगे हम देखते हैं इसका यूनिट्स, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवरी किया था वो हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, आपको याद है ना, इसका डिस्कवरी किसने किया था, हेनरी बेक्वेरेल। तो उनके ऊपर ही इसका यूनिट पड़ा है। तो यहाँ पे लिखो कि पहला सिंपल यूनिट है कि 1 रेडियो एक्टिविटी, या बोलो, हाँ चलो 1, या तो ऐसा बोलो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है ना, ऐसा लिख दो, रेडियो एक्टिविटी इक्वल टू 1 बेक्वेरेल, 1 बेक्वेरेल। और 1 बेक्वेरेल क्या होता है कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या बोलो 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और डीके पर सेकेंड, ठीक है, डीके भी लिख सकते हो, 1 डीके पर सेकेंड। ये हमारा सबसे बेसिक यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, बेक्वेरेल है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और 1 डीके पर सेकेंड। इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है जो कि ध्यान देख लो यहाँ पे कि 1, या बोलो 1 बेक्वेरेल, 1 बेक्वेरेल इक्वल टू होता है 10⁶ रुदरफोर्ड। 1 बेक्वेरेल कितना होता है, 10⁶ रुदरफोर्ड, ठीक है। एक इसका दूसरा यूनिट है, अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से अलग अलग यूनिट होता है। तो 1 बेक्वेरेल इक्वल टू होता है 10⁶ रुदरफोर्ड। ये रुदरफोर्ड का भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, तो रुदरफोर्ड के टर्म में भी यूनिट होता है। और ये साइंटिस्ट थे मैरी क्यूरी, उनका भी कंट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पे उनके ऊपर भी इसका यूनिट होता है। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट दिया होता है, ठीक है। 1 क्यूरी, ठीक है, रुदरफोर्ड को हम RD लिखते हैं, RD, ठीक है, RD। तो वैसे 1 क्यूरी को हम लिखते हैं C और नीचे स्मॉल I, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरेल और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। बेक्वेरेल मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन, तो 3.7 इंटू 10⁻7 10⁻10 बेक्वेरेल, ठीक है, इस तरह से। एक और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, लिख लो ध्यान से, 1 मिली क्यूरी क्या होता है, 1 मिली क्यूरी। 1 मिली क्यूरी क्या होगा, ध्यान से देखो, मिली मतलब कि जो ये 3.7 इंटू 10⁻7 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 मिली हो गया ना, ये क्यूरी है, उसमें मिली क्यूरी कर दूंगा तो 10⁻7 हो जाएगा। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो कि 37 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ ना, 37 इंटू 10⁻6, और 10⁻6 क्या है, रुदरफोर्ड। तो 1 मिली क्यूरी इक्वल टू 37 रुदरफोर्ड आ जाता है, 37 रुदरफोर्ड। अब इसमें कोई भी यूज़ आ सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सब कुछ देख लो कि पहले तो रेडियो एक्टिविटी होता है 1 बेक्वेरेल, बोले, या 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 बेक्वेरेल होता है 10⁻6 रुदरफोर्ड या 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। उस हिसाब से 1 क्यूरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरेल, ओके। और 1 मिली क्यूरी की जो वैल्यू होती है ना, वो 37 रुदरफोर्ड के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, कोई बात नहीं। तुम्हारा बेसिक्स यूनिट है, जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था ना, वो साइंटिस्ट का यहाँ पे यूनिट्स भी आ गया, क्यूरी, रुदरफोर्ड, बेक्वेरेल, सबके टर्म में हमारा यूनिट्स है, ओके। अब क्या क्वेश्चन में अलग अलग दिए रहते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में बेक्वेरेल में दिया, आपको क्यूरी में पूछ लिया आंसर, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। रफ कर दो इसको,
रफ कर दूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। बस अब 2-3 कॉन्सेप्ट ही रह गया, उसको फटाफट सीख लो, फिर उसके बाद हम इसको एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है पता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर सीखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। चलो या तो उसके पहले सीख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि होता है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? मतलब मान लो ए से कोई प्रोडक्ट बना बी, अब बी भी डिसइंटीग्रेट कर रहा है, मान लो सी बना रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव मतलब मान लो ए से एक प्रोडक्ट एक एलिमेंट है, उससे बन रहा है बी, और फिर बी से बन रहा है सी, इस तरह से। अब समझ, इसका जो रेट ऑफ डीके मान लो, इसका जो कांस्टेंट है λ1, या इसका रफ्तार है λ1 ऐसे समझ लो, इसका कांस्टेंट, और इसके अंदर इनिशियली जो N1 न्यूक्लियाई है ए के अंदर, ठीक है, बी के अंदर मान लो N2 है, इसके अंदर N2 है, इसके अंदर λ1। यहाँ का जो डीके का प्रोसेस है λ2 से, इसकी रफ्तार जो है λ2 है। डेफिनेटली अगर ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, λ1 अलग होगा, λ2 अलग होगा, सबकी रफ्तार अलग अलग ना, अलग अलग एलिमेंट पर डिपेंड करता है ये लैम्बडा। तो इसका लैम्बडा अलग होगा, इसका लैम्बडा अलग होगा, समझ रहे हो? सक्सेस और डिसइंटीग्रेशन मतलब ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, ठीक है। ए से बी बन रहा है, बी से सी, मतलब देखो इसके अंदर क्या होता है पता है? इसके अंदर हम क्या ढूंढते पता है? कि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, हम समझते हैं ये क्या है। इसके अंदर हम पहली बात ये ढूंढने वाले हैं, लेकिन ये है क्या वो समझते हैं। ध्यान से देखो ना, ए में से बी बन भी रहा है और बी में से सी, मतलब समझ रहे हो? ऐसा समझो कि एक बाल्टी, मान लो एक टब है, मैं यहाँ से 10 लीटर पानी डाल रहा हूँ, 10 लीटर, लेकिन यहाँ पे 5 लीटर पानी निकालते भी जा रहा हूँ। तो नेट इसके अंदर कितना पानी डाल रहा हूँ मैं? नेट इसके अंदर जो पानी डाल रहा हूँ सिर्फ 5 लीटर डाल रहा हूँ ना हर सेकंड। मान लो 1 सेकंड के अंदर 10 लीटर पानी डाला, 5 लीटर निकाल लिया, दूसरे सेकंड के अंदर 10 लीटर डाला, फिर 5 लीटर निकाल लिया। तो नेट इसके अंदर पानी कितना बच रहा है? 5 लीटर का, क्योंकि 10 बन रहा है तो 5 निकल भी तो रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे कि ए से बी बन रहा है, ए से बी क्या है? ए से बी, ए डिसइंटीग्रेट करके बी बन रहा है और बी डिसइंटीग्रेट करके सी बन रहा है। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कैसे बताएंगे हम? कि पहली बात ए कितना बी बना रहा है और दूसरी बात उसमें से माइनस कर देंगे बी कितना सी, मतलब समझ रहे हो बी कितना सी बना रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो ए बी बना रहा है और बी क्या बना रहा है? सी बना रहा है। ए में बी बन रहा है, ठीक है, समझ लो ए से बी बन रहा है और बी में से भी कुछ टूट के बन रहा है सी। तो नेट कितना बी बन रहा है वो कैसे बताएंगे? जितना यहाँ से बन रहा है और जितना यहाँ से निकल रहा है दोनों को माइनस कर लेंगे, समझ रहे हो ना? जैसे हमने एग्जांपल देखा, 10 लीटर पानी, मान लो 10 ये बना रहा है, मान लो 1 सेकंड एग्जांपल, चलो 1 सेकंड में ए जो है ना वो 10 बी बना रहा है, ठीक है, 10 बी, और बी जो है 1 सेकंड के अंदर वो टूट रहा है, मतलब कि बी जो है टूट के समझ लो उससे आधा हो जा रहा है, ठीक है। मान लो 5 बी इसमें से निकल जा रहा है, समझ लो 5 बी जो है निकल जा रहा है, तो कितना बचेगा? नेट 5 बी तो बचेगा, 10 - 5, समझ रहे हो ना एग्जाम्पल? उसी हिसाब से तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, मतलब ए कितना ब्रेक हो रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे? -dN1/dt, है ना, -dN1, इसके अंदर न्यूक्लियर कितने हैं? N1, तो -dN1/d2। और बी कितना डिसइंटीग्रेट कर रहा है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। अब बी कितना टूट रहा है तो हो जाएगा -dN2/dt, समझ रहे हो? इसके अंदर N2 प्रेजेंट था, N2 से वो टूट रहा है। तो अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? बी कितना फॉर्म हो रहा है? डेफिनेटली ये ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, तभी तो ये फॉर्म होगा। नहीं तो मान लो यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, ये फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये 10 होगा, इसमें से 8 निकल गया, तो ओवरऑल यहाँ पे 2 बचेगा उसी हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, जो कि हो जाएगा कि -dN1/dt -dN2/dt,
जिसको इसको मैं लिख देता हूँ डी एन बी बाई डी टी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बी, डी एन बाई डी टी हमारी ये वैल्यू है। बस इसी वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तो हमको पता है हमारा जो एक्टिविटी का डी एन वन बाई डी टी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी एन वन बाई डी टी, इसका हो जाएगा माइनस लैम्बडा वन इंटू एन वन, ठीक है, या तो माइनस इस तरफ है तो लैम्बडा वन इंटू एन वन है कि नहीं। और डी एन टू बाई डी टी क्या है, माइनस ऑफ डी एन टू बाई डी टी क्या है, लैम्बडा टू इंटू एन टू ना। हमने आगे क्या पढ़ा कि रेट ऑफ डीके क्या है, लैम्बडा इंटू एन, हमने देखा ना एक्टिविटी का फॉर्मूला, रेट ऑफ डीके इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन आ रहा था ना, तो लैम्बडा वन इंटू एन वन, लैम्बडा टू इंटू एन टू, ठीक है, इस तरह लिख दिया हमने। तो डी एन बी बाई डी टी क्या होगा, फाइनली देखो डी एन बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो ना, तो हो जाएगा लैम्बडा वन इंटू एन वन माइनस लैम्बडा टू इंटू एन टू, ठीक है। ये क्या है मेरा नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। कुछ देखो कुछ बन रहा है, कुछ निकल भी रहा है, तो नेट क्या बच रहा है वो हमारा नेट रेट है, ठीक है, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब देखो मेन फॉर्मूले से मतलब है, कैसे लाया उससे मतलब नहीं है, जितना बन रहा है जितना निकल रहा है दोनों को माइनस कर लो, हमारा नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट को हमको लगाना था। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा आपको, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभार है ना, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसके बाद समझते हैं इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ठीक है। अब कभी कभार क्या करते हैं पता है, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना डी एन बी बाई डी टी, डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू क्या है, लैम्बडा वन इंटू एन वन माइनस लैम्बडा टू इंटू एन टू। अब कभी कभार इसके अंदर क्या करते हैं पता है, पूछते हैं कि ये रेट कांस्टेंट हो जाए, मतलब जितना बन रहा है उतना निकले, जितना बन रहा है उतना निकले, समझ रहे हो, कि डी एन बी बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। तो ये कंडीशन कौन सा होगा, डी एन बाई डी टी कांस्टेंट कब होगा, कांस्टेंट, ठीक है, ये कब होगा, तो आप खुद सोचो, हमको फॉर्मूला रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट, ये कांस्टेंट कब होगा, जितना बन रहा है उतना निकले। यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, समझ लो यहाँ पे एक टब है जिसके अंदर से 5 लीटर पानी डालूँ मैं और 5 लीटर पानी निकाल लूँ मैं, तो ओवरऑल इसके अंदर कितना पानी होगा, कुछ पानी नहीं बनेगा। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कांस्टेंट, ये डी एन बी बाई डी टी का वो जीरो हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो। तभी तो यहाँ पे क्या होगा, जितना यहाँ से बनेगा उतना यहाँ से निकलेगा, जितना बना उतना निकला, डी एन बी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। इसको जीरो पुट करो तो हो जाएगा लैम्बडा वन इंटू एन वन इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा टू इंटू एन टू, तो यहाँ से सॉरी माइनस लैम्बडा टू इंटू एन टू, तो यहाँ पर लैम्बडा वन इंटू एन वन इक्वल टू लैम्बडा टू इंटू एन टू। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ये कब है, ये कब है, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कांस्टेंट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज कांस्टेंट, जितना बन रहा है उतना निकल भी तो जा रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है उसके अंदर, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम करने वाले हैं, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके अंदर, ओके। इसको रफ कर दूं, आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन वो क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पे नाम लिखो, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। ये क्या होता है, पिछले वाला क्या था, सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा पता है, हमारे पास एक बड़ा सा न्यूक्लियाई होगा, अब इसके अंदर से दो प्रोसेस से अलग अलग बनेगा, ठीक है। मान लो एक प्रोसेस है जिसका कांस्टेंट है लैम्बडा वन, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन गया जो कि है ए, ठीक है। मान लो दूसरा प्रोडक्ट, मान लो इसका लैम्बडा टू प्रोसेस से इसका प्रोडक्ट बन गया बी, समझ रहे हो। साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, एक में से दो बन रहा है, ठीक है, एक ए बन रहा है एक बी बन रहा है, अलग अलग प्रोसेस से, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से, एक में से ए बन रहा है एक में से बी बन रहा है। ये अपना क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई, ये समझ रहे हो। लैम्बडा वन से ए बन गया, लैम्बडा टू से बी बन गया, ठीक है। मान लो इसका कोई नाम दे दूँ, चलो इसका एन नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर डी एन बाई डी टी क्या होगा, ठीक है। मान लो इसके अंदर एन न्यूक्लियाई थे, तो यहाँ से क्या लिखूँगा, डी एन बाई डी टी। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा आप खुद बताओ, लैम्बडा वन इंटू ए, या तो ऐसा बोलो ये एन वन बन रहा है और मान लो एन टू है, तो क्या लिखूँगा मैं कि लैम्बडा वन, ठीक है। देखो एन क्या हो गया, देखो हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा वन इंटू एन
ठीक है, ये ए और बी बन रहा है, यहाँ पे इसको हटाओ। देखो हम क्या लिखते हैं, डी एन बाई डी टी क्या होता है, जितने न्यूक्लियस प्रेजेंट इसके अंदर एन है ना, तो लैम्बडा 1 इंटू एन इक्वल टू लैम्बडा 2 इंटू प्लस लैम्बडा 2 इंटू एन। ठीक है, ये माइनस डी एन बाई डी टी की वैल्यू है, लैम्बडा 1 इंटू एन प्लस लैम्बडा 2 इंटू एन। समझ रहे हो ना, क्योंकि एक से तो दो बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो दोनों का हमको सम करना पड़ेगा ना, बिकॉज एक में से तो दोनों बन रहा है। तो लैम्बडा 1 इंटू एन प्लस लैम्बडा 2 इंटू एन, ये कब यूज करना, साइमल्टेनियस, एक में से ही दोनों हो रहा है। ठीक है, समझ रहे, एक साथ लेकिन एक में से ही, इस तरह से। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ध्यान से फॉर्मूला क्या है कि माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इंटू एन, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इंटू एन। सोचो अगर एक में से तीन बन रहे होते तो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, उसी हिसाब से। तो हमारे पास यहाँ पे जो लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू वो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 हो गई। समझ रहे हो ना, सोचो एक में से अगर तीन बन रहे होते, एक ए, एक बी, एक सी, इसका लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, तब क्या होता है, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, इस तरह हमको लिखना होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लैम्बडा इक्विवेलेंट। अब देखो मान लेते हैं इसका जो टाइम लग रहा है ना, इसका जो टी हाफ का टाइम है ये T1 है, और इसका जो टी हाफ का टाइम है वो T2 है। ये क्या है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। अब दोनों का हाफ लाइफ भी अलग अलग होगा ना, क्योंकि प्रोसेस अलग अलग है, तो हाफ लाइफ अलग अलग होगा। इसमें क्या है T1, इसमें क्या है T2। तो लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लैम्बडा इक्विवेलेंट हमको क्या पता है कि जो टी हाफ होता है वो 0.693 बाई लैम्बडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ लिख सकता हूँ मैं, है कि नहीं। तो वैल्यू यहाँ पुट करो, 0.693 अपॉन टी इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.693 अपॉन T1 प्लस 0.693 अपॉन T2। तो ऊपर का तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 अपॉन टी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो आ गया 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। अच्छा, यूज़ कब करना है, कभी कोई क्वेश्चन में क्या बोलते हैं पता है कि एक में से दो बन रहा है, मान लो इसका जो हाफ लाइफ है T1 है, इसका हाफ लाइफ T2 है, तो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ कितना होगा, हम इसको ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से एवरेज हाफ लाइफ भी, एवरेज लाइफ भी निकाल सकते हो, 1 अपॉन टी एवरेज। ठीक है, मान लो इसका जो एवरेज हाफ लाइफ है वो T1 है, इसका एवरेज लाइफ, और इसका जो एवरेज लाइफ है वो T2 है। ठीक है, एवरेज लाइफ, तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं अलग अलग। तो 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टाउ एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा, बिकॉज हमको क्या पता है, हमको पता है टाउ इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 बाई टाउ करोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर से आ जाएगा ये फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दो हैं, एक ही ये, एक ही ये। ओके, आई होप सो ये समझ पड़ा होगा आपको। ठीक है, कब यूज़ करना है, जब एक ही सैंपल में से दो अलग अलग एलिमेंट बन रहे हो अलग अलग प्रोसेस से, एक प्रोसेस जिसका कांस्टेंट है लैम्बडा 1, दूसरा प्रोसेस को कांस्टेंट है लैम्बडा 2, तब जो है हमको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि लैम्बडा इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब कि एवरेज लाइफ का इक्विवेलेंट क्या होगा और हाफ लाइफ का इक्विवेलेंट क्या होगा, हम इस तरह से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। बस आज का हम लास्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लेना, इसको छोड़ के मत जाओ, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन के जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियाई इज अनडिकेड। ठीक है, 2 मिनट सुन लो, इसको समझ पड़ जाएगा आपको कि है क्या ये एक्चुअली। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 है, नंबर 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, मतलब अलग अलग कार्ड में मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। मैं आपको बोलूँ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब क्या बोलोगे 1/4। भाई सबकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही है ना, समझ रहे हो ना। एक हेड है और टेल है, चलो मान लो एक हेड है और एक टेल है, बोलो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे 1/2। मैं बोलो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे 1/2। ठीक है, समझ लो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं आप। आने की चांसेस कितना है, उसके चांसेस कितना है, समझ रहे हो, वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। जैसे एक डाइस होता है जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, एक डाइस होता है जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक नंबर होता है। हम डाइस उछालें
3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ऐसे इस तरह से जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स है। अब क्या है प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लिया इज अनडिकेड। तो अनडिकेड कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अनडिकेड है ये वर्ड ध्यान रखना, अनडिकेड हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, n डिवाइड बाय n नॉट, ठीक है। कितना बचा है अपॉन टोटल, वही तो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, कि मतलब अनडिकेड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट न्यूक्लिया इज अनडिकेड, न्यूक्लिया इज अनडिकेड मतलब अभी डिके नहीं हुआ है वो। तो कैसे निकालेंगे हम, ऊपर लिखेंगे जितना बचा हुआ है, नीचे टोटल। एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक बॉक्स है इसके अंदर मान लो 4 रेड बॉक्सेस हैं, मान चलो एक 10 न्यूक्लिया हैं, ठीक है, 10 न्यूक्लिया हैं, ठीक है। टोटल कितने न्यूक्लिया हैं 10, मान लो 4 डिके कर गए हैं, ठीक है। कितने 4 डिके कर गए और 6 अनडिकेड है, 6 क्या है अनडिकेड। तो बोलो प्रोबेबिलिटी अनडिकेड कितना है, तो आप क्या बोलोगे 6/10, ये क्या है अनडिकेड वाला प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उस समय कितने बचे हैं डिवाइड बाय टोटल, अगर वो प्रोबेबिलिटी डिके कितने कर गए तो आप बोलोगे 4/10, 4/10 क्या है कि वो डिके कर गए, ये प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो ना। अगर मुझे अनडिकेड तो कितने बचे हुए हैं डिवाइड बाय टोटल, बोलो डिके करके कितने डिके हो गए डिवाइड बाय टोटल, वही हिसाब से। एन क्या होता है, ये एन क्या है अनडिकेड वाले हैं, और ये क्या एन नॉट क्या है टोटल, या बोलो इनिशियल कितने न्यूक्लियाई थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से। अब यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिकेड इसको सॉल्व करो आगे, तो ऊपर हो जाएगा एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी, इसकी वैल्यू पुट किया मैंने, डिवाइड बाई एन नॉट, इससे एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, हमारा आंसर आ गया इक्वल टू आ गया ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी, ये अनडिकेड वाली प्रोबेबिलिटी। अब कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेड, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिकेड, प्रोबेबिलिटी दैट न्यूक्लियाई इज डिकेड। अब डिकेड वाला कैसे निकालोगे आप, ये तो क्या हमारा फॉर्मूला अनडिकेड वाले हैं, पर डिकेड कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, कि टोटल में से जो डिकेड वाले हैं उसको माइनस कर लेंगे और डिवाइड बाय टोटल, समझ रहे हो। यहाँ पे समझो टोटल कितने 10, मैंने उसमें से अनडिकेड वाले माइनस कर लिए, तो बचे कितने रह गए डिकेड वाले, तो बचे रह गए देखो 10 - 6, ऊपर कितना बचा रह गया 4, तो 4 डिवाइड बाई 10 हमारा आंसर आ गया ना, वही वाला 4/10। उसी हिसाब से बस इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लो, हो जाएगा एन नॉट माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी डिवाइड बाई एन नॉट, ठीक है। एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी, ठीक है। ध्यान देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना अपना आंसर 1 ही आ जाएगा। अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि डिके कर गया तो ये हमारा फॉर्मूला है, अनडिके है तो ये हमारा फॉर्मूला। अनडिकेड वाला फॉर्मूला ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी है, और डिके में क्या कर गया मैंने टोटल में से जितने अनडिकेड उसको माइनस कर लिया डिवाइड बाय टोटल, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ओके, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा, और आज के लेक्चर के अंदर जितने कॉन्सेप्ट हैं वो समझ पड़े होंगे, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज कर लो, वीडियो अगर नहीं समझ पड़ा तो एक बार वापस से देख लेना, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, और मेंस में एडवांस में सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो वो सब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड के अंदर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।